खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में मां बाप को उतारा मौत के घाट। बड़ौदा में क्षेत्र में हुई दिल दहलाने वाली घटना। मूर्ति तोड़ने के आरोपी नाबालिग ने हमला कर पिता को किया गंभीर घायल। जयपुर रोड पर सामने आई घटना। एक दिन पूर्व कृष्ण जी की मूर्ति की थी खंडित। युवक की मौत के बाद जहरीली दवा पिलाकर हत्या के लगे आरोप। थानागाजी के मेजोड़ गांव में हुई घटना। और जिले में SIR के तहत 5 दिन में बांटे 5,33,000 फॉर्म। वहीं भाजपाई भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य में करेंगे सहयोग। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बड़ौदा में पुलिस थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद हत्यारा बेटा फरार हो गया। इस जघन्य हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को हादरहेड़ा गांव में खून से सने दंपति का शव कमरों में पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद SHO विजयपाल सिंह ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और वे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इस बीच लक्ष्मणगढ़ DSP कैलाश जिंदल भी यहां पहुंच गए। SHO के अनुसार 65 वर्षीय हरियाराम जाटव और मृतक की पत्नी 62 वर्षीय शांति जाटव के शव कमरों में खून से लथपथ मिले हैं। वहीं मृतक के बेटे ने अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर माता पिता की हत्या का मामला दर्ज करवाया है। 9 तारीख है, तो ये 11 या 12 बजे के बीच में कुछ पता चला, जैसे कि आड़ पड़ोसी थे वहाँ पे बाहर गेट वोट बंद था, तो किसी बच्चे किसी कारणवश से अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ब्लड वगैरह पड़ा हुआ है। तो जैसे वो बच्ची देखी तो वो भयभीत हो गई इन चीज़ों को देख के। तो जैसे उसने बाहर आके बताई ये घटना, तो फिर बाकी लोगों को पता चला ऐसी घटना हुई हमारे गाँव में। और ये घटना जो हुई है ये तो बहुत गलती है, बाकी दर्दनाक घटना है। बाकी जैसे पुलिस ने कार्रवाई की है, अभी हम अस्पताल में आए सरकारी बड़ौदा में, तो यहाँ को पोस्टमार्टम भी चल रहा है, पुलिस भी सहयोग कर रही है। तो ये हादरनाक घटना हुई है। बड़ौदा में थाना क्षेत्र में हादरहेड़ा गांव है, वहां पर सूचना मिली आज हमें कि हरिया जाटव है और उसकी घरवाली शांति है, दोनों अपने अपने कमरों में मृत पड़े हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं। दोनों अपने अपने कमरों में अपनी अपनी चारपाइयों पर मृत अवस्था में मिले हैं। दोनों के सिरों में चोटें हैं। मौके पर FSL की टीम बुलाई है। FSL ने भी साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और दोनों मृतकों का पुत्र है मोहरपाल। उसने FIR दी है कि मेरा भाई ओम प्रकाश शराबी किस्म का व्यक्ति था और आए दिन माँ बाप से झगड़ा करता था, और उसी ने हमारे माता पिता को कुल्हाड़ी से मार करके हत्या की है। दोनों की बॉडियों को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल है बड़ौदा में, वहाँ पे इनका पोस्टमार्टम करा रहे और तफ्तीश करेंगे। उसकी तलाश के लिए 8 टीमें रवाना कर रखी हैं और ढूंढने के लिए मिलते ही अनुसंधान करेंगे। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में जयपुर रोड पर एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता पर हमला कर दिया। 2 दिन पूर्व इसी क्षेत्र में एक मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया था। इस प्रकरण के आरोपी नाबालिग ने शनिवार देर शाम अपने पिता पर बर्बर हमला कर दिया। परिजनों ने बताया कि बालक द्वारा पिछले कुछ समय से कथित ऊपरी शक्ति का असर होने की बात कही जा रही थी। वहीं उसने पिता पर हमला करते हुए उनकी नाक और प्राइवेट पार्ट पर काट लिया। घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। उधर थाना अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में घटना घरेलू झगड़े और मानसिक असंतुलन से जुड़ी लग रही है। वहीं इस बालक की काउंसलिंग और मेडिकल जांच कराई जाएगी। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी कल परसों एक मूर्ति की घटना सभी ने शायद सुनी होगी, वो बनिया के वक्त की घटना है, और जिसमें जो घटना में जो लड़का था वो मेरा ही पुत्र है। तो मेरे पुत्र की जो बताते हैं, जैसे लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं कि कोई ऊपरी पराई की कोई शिकायत होती है, तो उस कारण से वो बच्चा मूर्ति उखाड़ के ले आया। तो उसी के चलते कल रात को बच्चे ने मेरे ऊपर फिर अटैक करा, जिसमें मेरे नाक पे टाँके आए हुए हैं। आज संडे है, तो संडे को
मैं इसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर के अंदर एडमिट हूँ। जो रात को एडमिट हुआ हूँ मैं इमरजेंसी से, और मेरे कुछ अंदर जो चोट है, जैसे ये देखो कई जगह वाइट के निशान आ रहे हैं, ये बच्चा खा गया है पूरा, और कुछ तो उसका आज डॉक्टर आया नहीं है। हमेशा से नहीं, हमेशा से नहीं, ओनली 2-3 दिन से, जिस दिन ये मूर्ति की घटना हुई थी उसी दिन से मान लो आप, 2-3 दिन से बच्चा, आप उनके पिता हो? मैं उनका पिता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, बच्चा मेरा आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। पता नहीं कैसे क्या प्रॉब्लम हुई, जो हम भी आज अचंभित हैं, जो उसी बच्चे ने मेरे को घायल किया हुआ है। थानागाजी क्षेत्र के ग्राम मेजोड़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक को ड्रिंक में जहरीली दवा पिलाकर हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के धोली दांती गांव निवासी 24 वर्षीय राजकुमार मीणा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस दौरान वे पिछले करीब 15 दिनों से अपनी मौसी के घर मेजोड़ थानागाजी में रह रहा था। शनिवार शाम राजकुमार ने परिजनों को फोन पर बताया कि उसे ड्रिंक में कोई जहरीली दवा पिला दी गई है, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। यह सुनते ही परिजनों ने तुरंत उसकी मौसी को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद राजकुमार को थानागाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे अलवर के राजीव गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन शनिवार रात करीब 10 बजे उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने राजकुमार को जहर देकर उसकी हत्या की है। वहीं पुलिस मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजकुमार मेरा नाम है, थानागाजी रहने वाले हैं। ये मौसी के रहता था पिछले 15-20 दिनों से। तो एक खेत में गया था, वहाँ पता नहीं कि बोल रहा कि 4 जने थे, कुछ पिला दिया। किस में? ये कोई ड्रिंक व्रिंक में, कोई कोल्ड ड्रिंक में। हाँ। अच्छा, फिर क्या, फिर मौसी को कॉल किया था ये, फिर मौसी गई, फिर वो मिल गया था, फिर वो ऐसे बोल रही, इतना बोला था कि 4 जने कुछ दे दिया। शराब पीता था ये? पहले नहीं पीता था कभी। पहली बार हुआ ये? पहली बार हुआ है शराब का। अच्छा, फिर इसको यहाँ कहाँ लेके आए? पहले थानागाजी लेके आए थे, थानागाजी से यहाँ रेफर कर दिया इनको। अलवर रेफर कर दिया। हाँ। क्या काम करता है? काम तो स्टडी करता है। किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? ये एसएससी कर रहा है, सीजीएल करा था। सीजीएल की तैयारी कर रहा है। हाँ। कितने बहन भाई हैं? ये 2 भाई है, एक सिस्टर है। शादी होगी? नहीं हुई शादी, इसके बड़े भाई की हो गई। अलवर जिले में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 दिन में 5,33,855 गणना प्रपत्र वितरित हुए हैं। इसके लिए बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं। एसआईआर के तहत इस काम में अलवर जिला प्रदेश में अग्रणी चल रहा है। ईपीएफ फॉर्म 4 दिसंबर तक भरवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने अपील की है कि हर योग्य मतदाता 4 दिसंबर तक एक नवीनतम रंगीन फोटो एवं आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ फॉर्म अपने बीएलओ को जमा करा सकता है। इसके अलावा गणना प्रपत्र भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी चल रही है। अब कोई भी मतदाता voters.eci.government.in पर जाकर स्वयं का गणना प्रपत्र भर सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा हेल्पलाइन 1950 से संपर्क किया जा सकता है। उधर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कायतवाल द्वारा थानागाजी विधानसभा में गणना प्रपत्र वितरण का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से गणना प्रपत्र सही और त्रुटि रहित भरकर लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने का आग्रह किया। और वहीं मतदाता सूची के एसआईआर में भाजपा कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। पार्टी के जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार एसआईआर भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य विदेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना है। साथ ही वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित और अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए बीएलओ का सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जिला और विधानसभा स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। गौरतलब है कि भाजपा जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा एसआईआर के सफल संचालन के लिए जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में शर्मा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर बीएलओ फॉर्म वितरण कर रहे हैं और इन्हें भरकर प्रत्येक मतदाता को जमा करवाना है। जिले में सफल संचालन के लिए पार्टी कार्यकर्ता भी सहयोग करेंगे।
सर, पार्टी ने आपको जिला समन्वयक का दायित्व दिया है, क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? चुनाव आयोग के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जिस प्रकार हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, हम हमारे आसपास की साफ सफाई करते हैं, हम किसी भी तरह से पेड़ पौधों की साफ सफाई, हमारे खेत खलियान की सफाई करते हैं अच्छी पैदावार के लिए, उसी प्रकार मतदाता सूची में भी ये पुनरीक्षण किया जा रहा है। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो हमारे ऐसे मतदाता जो कि अब इस दुनिया में नहीं रह गए हैं या जो कहीं स्थानांतरित हो गए हैं या किसी कारण से उनका वो नहीं मिल रहा, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बार मतदाता सूची को दोबारा से नए सिरे से बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को दी, और मैं ठाकुर जी से, भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे अपने इस दायित्व को निर्वहन करने में पूरी सामर्थ्य प्रदान करें। उनकी कृपा से ही हम लोग इस कार्य को करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार प्रदेश में भी एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, और उसी निर्देश में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी ने अलवर जिले में भी एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है, जिसका जिला समन्वयक का दायित्व मुझे मिला है। हमारे साथ में हर विधानसभा स्तर पर हमने 3-3 जिला पदाधिकारियों की एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है। वो सभी जिला पदाधिकारी मिलकर BLA 2, BLA फर्स्ट और इन सब के साथ में मिलकर बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से संबंधित कार्य में प्रथम चरण में जो 1 महीने का हमारा ये कार्यक्रम होगा, उसमें सबसे पहले हम केवल मतदाता की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं। पहचान की पुष्टि से तात्पर्य ये है कि 2002 की मतदाता सूची को इसका आधार बनाया गया है। जिन मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची में रहे हैं, उनको केवल अपने एक फॉर्म मिलेगा, जो हमारे BLO साहब घर घर जाकर उस फॉर्म का वितरण करेंगे। 2 प्रतियों में वितरण होगा। उसमें एक प्रति को भरकर अपने पास में मतदाता रखेगा और एक प्रति भरकर BLO साहब को जमा कराएगा। उसमें जो मतदाता 2002 की मतदाता सूची में है, उसको केवल अपनी लेटेस्ट फोटो, रंगीन फोटो चिपकाकर और अपनी सूचनाएं उसमें भरकर BLO साहब को देनी है। जनरली तो उसमें सभी जन्म तिथि, आधार वगैरह ये सब पहले से ही हैं जो 2002 की मतदाता सूची में। कुछ ऐसे मतदाता रहेंगे जिनके 2002 की सूची में उनका नाम नहीं है, तो उनके माता पिता का नाम रहा होगा, तो उनके माता पिता की उसमें या संरक्षक की उसमें सूची लगेगी, उसमें उनका वोटर ID कार्ड लगेगा, उनकी पहचान लगेगी और वो उस फॉर्म में जमा होगी। उस फॉर्म को हम BLO को जमा करा देंगे, तो वो उस तरह से उस मतदाता सूची में जुड़ सकेंगे। और तीसरी श्रेणी उन मतदाताओं की है जिनके खुद के भी नाम नहीं है और जिनके माता पिता उनके भी नाम उस 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। उसमें 12 ऐसे दस्तावेज बनाए गए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, जिन दस्तावेजों को रखकर हम हमारी पहचान को पुष्ट कर सकते हैं, सत्यता को पुष्ट कर सकते हैं। 1 महीने का ये समय रहेगा जिसमें हम उस फार्म को भरकर वापस से BLO को जमा कराएं। BLO उस फार्म को लेकर ERO को जमा कराएंगे। ERO जो हमारी विधानसभा का SDM है हेडक्वार्टर का, उनको ERO बनाया गया है। एक गणना प्रपत्र जो हम बता रहे हैं कि सबको मिलेगा, उस गणना प्रपत्र को लेकर उसको सावधानी पूर्वक भरकर हमें वापस जमा कराना है। कई बार हम ये देखते हैं कि एक ही मतदाता का एक या अधिक जगहों पर भी नाम है, और वो कई बार 2 जगह भी मतदान करने के ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। इसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बात पर लगाम लगाने के लिए अब ये कर दिया कि जहां पर हमारा मतगणना प्रपत्र जमा होगा, हमारा नाम उस वहीं की वोटर लिस्ट में रहेगा, दूसरी वोटर लिस्ट से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और वहीं भाजपा के जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा होने पर निश्चित रूप से NDA गठबंधन को बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं बिहार के विकास के लिए मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं और इस वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है। जिला महामंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि जनता को लालू प्रसाद यादव का जंगल राज याद है, इसलिए लोग इंडिया गठबंधन को हराने के लिए मतदान कर रहे हैं। सर, बिहार में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह से पहले दौर का मतदान हो चुका है और 10% वोटिंग ज़्यादा हुई है, आप पार्टी के वरिष्ठ
कार्यकर्ता हैं, जिला महामंत्री हैं, क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। उसके पीछे मुख्य कारण सुशासन है, जो कि नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर दिया है। जंगल राज को भी बिहार के लोग भूले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव जी जो आरजेडी के थे, जिनने सरकार वहाँ पर चलाई, लोग शोरूम में से गाड़ियाँ लूट के ले जाते हैं, सड़क पर चलने वाली माता बहनों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता हो, वहाँ के उद्योगपतियों को प्रताड़ित किया जाता हो, वहाँ के उच्चाधिकारी चाहे ब्यूरोक्रेसी के, चाहे वहाँ के आईएएस रहे हों, चाहे वो, उनको पल पल अपमानित किया जाता हो। कौन चाहेगा ऐसे राज को वापस से लाना? जनता चाहेगी कि दोबारा से उनके साथ में लूट खसोट होनी शुरू हो जाए? जनता पूरी तरह से एनडीए के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार दोबारा से बिहार में बनने जा रही है। एक जो आपने कहा कि 10% मतदान बढ़ा है, उसके पीछे का मेरा आकलन आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए सोचा जाए कि किसी बूथ पर 120 वोट हैं, उनमें से 60 वोट गिरते हैं इससे पहले, तो आंकड़ा हुआ 50% पोलिंग। एसआईआर हुई, उनमें से जिनके नाम 2 जगह थे वो हट गए, जो मृत हैं वो हट गए, जो अन्य किसी कारण से लापता हैं वो हट गए, संख्या रह गई 100। वोट तो वही डले 60, किंतु 120 में से डल रहे थे तो परसेंटेज थी 50, और 100 में से डल रहे हैं 60 तो परसेंटेज हो गई 60%। तो वो जो 10% बढ़ रहा है, वो 10% इस एसआईआर की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जो फालतू की चीजें, जो फालतू के नाम, कई नाम डबल थे, कई 2-2 जगह थे, कई मृत थे, उन सबको जब छटनी की गई तो एक एब्सोल्यूट जो वहां पे आंकड़ा था वो रहा और उन्होंने दिया। सर, राहुल गांधी जी में बड़ा जोर से प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, एसआईआर पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी जी के पास में इसके अलावा कहने को है भी क्या, और उनसे उम्मीद भी क्या की जानी चाहिए? जो वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो तो उनके पूर्वजों ने ही की है वोट चोरी। चाहे वो सरदार पटेल जी के साथ में वोट चोरी की गई हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में वोट चोरी की गई हो। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाता है, उसके बाद में भी महात्मा गांधी जी उसमें हस्तक्षेप करके दूसरे को बनवाते हैं, और जब सरदार पटेल को बना दिया जाता है तो भी बदलवा के नेहरू जी को बना देते हैं। तो जिनको पहले से ही वोट चोरी दिखती आ रही है, वो इसके अलावा और बात भी क्या करेंगे? सर, राहुल गांधी जी का आरोप है कि हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह वोट चोरी करके सरकार बनाई है। आरोप तो लगाने का उनका काम ही है। आपने केजरीवाल जी को नहीं देखा? केजरीवाल जी भी ऐसे ही आरोप लगाते थे, जब आरोप की पुष्टि नहीं कर पाते थे फिर उसमें माफीनामा करते थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैंने भी वो उनकी जो उनने कॉन्फ्रेंस की है उसको मैंने भी देखा है, हरियाणा के ऊपर जो किया, चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारी चीज तथ्यों पर आधारित है। चुनाव आयोग हर किसी बात में बाद में समय देता है, चाहे वो मतदाता सूची के लिए भी समय हो। क्यों कांग्रेस उस सारी इस डिटेल को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाती? कोर्ट का दरवाजा तो खुला है ना। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जब आपके पास में इतने सारे सबूत हैं तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? आदरणीय, एक छोटी छोटी बातों को लेकर तो आप कोर्ट पहुंच जाते हैं, और यदि आपके पास में इतना पुख्ता सबूत है कि हरियाणा में भी चोरी कर दी, मध्य प्रदेश में भी चोरी कर दी, महाराष्ट्र में भी चोरी कर दी, महाराष्ट्र के चुनाव हुए साल भर होने को आ रहा है, यदि इतना सब कुछ चोरी कर दिया तो फिर आप जाइए ना। पूर्णतः सरासर तथ्यहीन आरोप हैं, और उन तथ्यहीन आरोप पर केवल एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए। राहुल गांधी जी ने न चाहते हुए भी राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद का घोषित करना पड़ा कि हम तेजस्वी जी को बनाएंगे। दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी को करनी थी उस दिन तेजस्वी जी नहीं थे, जिस दिन तेजस्वी जी को करनी थी उस दिन राहुल गांधी जी वहां पर उपस्थित नहीं हुए। आपस में दोनों का महागठबंधन में ही एका नहीं है। ये तो चूंकि मजबूरी है कि और किसी भी तरह से जब साथ मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? इसी तरह के तथ्यहीन आरोप। सर, बिहार में सरकार बनने जा रही है एनडीए? निश्चित। मैंने अभी आपको निवेदन किया कि बिहार की जनता समझदार है, सुशासन को सपोर्ट करने वाली है। नीतीश जी के नेतृत्व में वहां का चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार दोबारा एक बार जनता की सेवा करने के लिए
मौज मस्ती के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए, इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बार पुनः बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार बन रही है। लगातार हो रहे सड़क हादसों के क्रम में वैगनआर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसके चलते 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शनिवार रात सामने आया है। घायलों की पहचान हेमंत और गगन के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन देर तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में शिवाजी पार्क थाना पुलिस द्वारा अपनी जीप में दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों जख्मी लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी शरणम काम्बले मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां डिवाइडर एवं स्ट्रीट लाइट लगाने की कार्रवाई होगी। 2 व्हीलर और वैगनआर इनके बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 व्हीलर पे जो शख्स थे उनको थोड़ा इंजरी हुई है और उनको जयपुर रेफर किया है। और बाकी मौके पे जो है वो लोगों का कहना था, जो उनकी डिमांड थी कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, या 108 जो है उसका रिस्पांस जल्दी मिलना चाहिए, या यहाँ कैमरा लगना चाहिए। तो उनको चीज़ों को लेकर जो है लोगों ने डिमांड करी थी। एसएचओ साहब भी थे और मैं खुद भी मौके पे आया था। तो जैसे कि आप सबको पता है, 4 नवंबर टू 18 नवंबर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान भी चल रहा है और उसके अंतर्गत जो है वो अलवर जिले में भी अलग अलग तरीके से किस तरह से जो रोड सेफ्टी है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत जो है उनको भरोसा दिया कि जहाँ स्पीड ब्रेकर की जरूरत है वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाएंगे भी। पुराने अगर हो गए होंगे तो उनको नए तरीके से कराएंगे। पेंटिंग जो साइनेज वाला जो चीज़ें है वो सभी कराएंगे। और रही बात लाइट की, तो वो भी प्रशासन के साथ मिलकर जहाँ इनको लगता है थोड़ा ये है अंधेरा है, वहाँ भी लाइट लगवा लेंगे और बाकी जो रिस्पांस है उसको बढ़ाएंगे ताकि ये जो घटना है वो कम की जा सके। अखेपुरा थाना क्षेत्र के रामानंद नगर में शनिवार दोपहर दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार यहां का निवासी प्रियांशु जांगिड़ दही लेने गया था। वापस आकर उसने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी कर दी। करीब आधे घंटे बाद जब वह बाहर आया तो बाइक गायब मिली। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर सामने आया कि साफी बांधे एक शातिर बाइक के पास पहुंचा और ताला तोड़कर केवल 20 सेकंड में बाइक लेकर फरार हो गया। प्रियांशु जांगिड़ ने बताया कि वह खुद सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता है और उसी के कैमरे में चोरी की यह वारदात रिकॉर्ड हुई है। सूचना मिलने पर अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने इलाके के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शनिवार को अलवर की प्याज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और व्यापारियों के साथ प्याज के लगातार घटते दामों को लेकर चर्चा की। इस दौरान किसानों ने मंत्री के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि प्याज के दाम इतने नीचे चले गए हैं कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर जिले में 2 मंत्री होने के बावजूद किसान और व्यापारी परेशान हैं। यह जनप्रतिनिधि प्याज उत्पादकों को किसी प्रकार की सब्सिडी या राहत नहीं दिलवा रहे। उधर चर्चा के दौरान किसानों और व्यापारियों ने जयपुर कूच कर धरना देने का निर्णय लिया। इस मौके पर विधायक ललित यादव सहित अनेक किसान नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कि हिंदुस्तान की और राजस्थान की सरकार किसान की सुध लेने की बात नहीं कर रही। आज अलवर में भी हमारे नेता आदरणीय भवर जितेंद्र सिंह जी किसान की सुध लेने के लिए मंडी में पधारे हैं और किसान की पीड़ा को पूछ करके देश और प्रदेश की सदनों में पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ किसान को लेकर के, जो आय दोगुनी करने की बात कही, एमएसपी की बात कही, किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसान अपनी फसल को नष्ट करने का काम कर रहा है क्योंकि उसको उचित भाव मिल नहीं पा रहा, लागत भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए बड़ी पीड़ा का विषय है और तीनों ही मंडियों में नहीं पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गाँव में लोग चर्चा कर रहे हैं, ट्रॉली भर करके रास्ते में नाले में खाली करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको बड़ी लानत पानत करके उस फसल को पैदा करने का काम किया और उसको नाले में बहाने का काम करे किसान, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस बात को हम लोग उचित सदनों में रखने का काम करेंगे और अभी जो यहाँ पर बात हुई है, जैसा भी आंदोलन करना पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे, लेकिन किसान को जो है उचित मूल्य मिले, इसकी लड़ाई लड़ने का हम लोग। अलवर का जो प्याज है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो खैरतल हो, चाहे बहरोड हो, पूरे तीनों जिलों का प्याज का एक तरह से हब माना जाता है। और जिस तरह का सरकार की नीतियां रही हैं, आज 2 और 3 रुपए के अंदर प्रति किलो प्याज बिक रहा है। और बिक भी क्या रहा है, काश्तकार जो है, किसान जो है, वो अपना ट्रैक्टर लेके
और उस प्याज को अपने खेत के अंदर नष्ट कर रहा है। जैसे उसके पास पैसा नहीं है कि वो उसको ट्रक के अंदर डाले और मंडी तक लेके आए। सरकार की नीतियां और जो माफियागिरी चल रही है, क्या होता है कि सरकार एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है, टैक्स भी लगाती है और उस पूरे खेल के अंदर एक माफिया चलता है। जैसे अब एक्सपोर्ट के अंदर पैसा ये कमाते हैं, इंपोर्ट करते हैं जब पैसा कमाते हैं, स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है। सरकार को एमएसपी लागू करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने मांग करी है सरकार से, आंदोलन कर रहे हैं पिछले हम 10 साल से कि एमएसपी, हर फसल के लिए एमएसपी जारी होनी चाहिए। तो यहाँ हमने आज सभी किसान भाइयों को यह आश्वासन दिया है कि इसकी आवाज विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी और हमारी तमाम कांग्रेस पार्टी की जो टीम है वो इसको उठाएगी, प्रधानमंत्री को बात करेगी। इन किसानों की जो पीड़ा है वो जाकर पूरे देश के अंदर, सेंटर के अंदर हम ये बात रखें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा के राज में किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन उन्हें नकली बीज खाद जरूर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 12 साल से दिल्ली में बैठी मोदी सरकार गरीबों के हित का कोई काम नहीं कर पाई, लेकिन उद्योगपतियों की तिजोरियां जरूर भर दी हैं। जूली शनिवार और रविवार को अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्राम खेड़ी बैंगनी और बैंगना सहित रटावद, खराली, दौलतपुरा, तिसाया और भैरवपुरा में जनसंपर्क किया। साथ ही कहा कि अंता विधानसभा के मतदाता आगामी 11 नवंबर को कांग्रेस प्रत्याशी को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मालाखेड़ा गेट स्कूल के सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। यह आयोजन गत 35 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। पूर्व में यहाँ शिव मंदिर था और कुछ वर्ष पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर हनुमान जी महाराज, राम दरबार, जगदम्बा और गणेश जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उधर शनिवार सुबह 11 बजे ठाकुर जी महाराज को भोग लगाकर विशाल अन्नकूट किया गया। इसमें मंदिर पुजारी सहित दिनेश कुमार शर्मा, नरेंद्र मिश्रा, दीपक गुप्ता, बीना गुप्ता, आयुषी गुप्ता और रामायण कथावाचक जगदीश सोनी आदि का विशेष सहयोग रहा। जगदीश सोनी ने कहा कि इस तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजनों से भाईचारा बढ़ता है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार मिश्रा जी। क्या आयोजन है ये अन्नकूट का आयोजन किया गया है और ये अन्नकूट का आयोजन पिछले 30 से 35 साल से हो रहा है जी। और प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान शिव मंदिर है मालाखेड़ा गेट स्कूल के सामने, वहाँ पर पिछले 30-35 साल से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है जन सहयोग से, और ये पूरा कार्यक्रम जन सहयोग से किया जाता है। 35 वर्षों से परमात्मा की सेवा में लग रही है। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, जुड़ी चौंच पर ले गई नदी ने घट्यो नीर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी न उतरई पारा। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान में लिखा है। तो उसी के अंतर्गत ये श्रमदानी पैसे की भी व्यवस्था कर रहे हैं, शरीर को भी फूंक रहे हैं और सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये गत 35 वर्षों से लगातार इस शिव मंदिर में अन्नकूट का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसके प्रमुख नरेंद्र जी मिश्रा, लीलू भाई और भी काफ़ी भक्त लोग हैं। ये लीलू भाई अपना, इनके जन सहयोग से कार्य चल रहा है और ये अन्नकूट का प्रसादी 35 वर्षों से है ना। और केवल इन आयोजनों से क्या होता है कि अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और जो भक्त लोग आते हैं यहाँ सब एक दूसरे से परिचित होते हैं। सनातन और हिंदू धर्म और मानवता के प्रतीक के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। अलवर के कालाकुआ स्थित सेक्टर 1 के सामुदायिक भवन के सामने द्वितीय श्री श्याम जन्मोत्सव एवं संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरा परिसर श्याम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। श्री श्याम आराधना मंडल की ओर से शनिवार रात्रि आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने भाग लिया। इस मौके पर कोलकाता से मंगाए गए फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं 56 भोग की झांकी सजाई गई। इस दौरान साउंड व्यवस्था की जिम्मेदारी सुनील साउंड द्वारा संभाली गई, जबकि कीर्तन संयोजन विजय राजस्थानी और श्वेता शर्मा के नेतृत्व में हुआ।
वहीं राधिका शर्मा, राहुल ब्रिजवासी और कमल कान्हा जैसे प्रसिद्ध भजन कलाकारों ने अपनी मधुर वाणी से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। म्यूजिकल ग्रुप अशोक एंड पार्टी की संगत में देर रात तक संकीर्तन का दौर चलता रहा। इस अवसर पर भक्तों ने श्रद्धा और उमंग के साथ बाबा श्याम के चरणों में दीप प्रज्वलित किए, वहीं प्रसाद वितरण भी किया गया। ये श्री श्याम सेवा मंडल के तत्वाधान में हो रहा है और ये मंडल की सेवा श्री श्याम आराधना मंडल द्वारा दी जा रही है और ये भव्य श्याम द्वितीय श्याम महोत्सव जन्मोत्सव मना रहे हैं हम कालाकुआ सेक्टर 1 के सावधान गांव के ग्राउंड में। श्रृंगार कहाँ से किया गया है? बाबा का श्रृंगार कलकत्ता के फूलों द्वारा किया गया है और हमारे श्री मंतू जी हैं जो विशेष श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं पूरे शहर में। इसमें विजय राजस्थानी है, एक राधिका शर्मा है, श्वेता शर्मा है, कमल कान्हा है और राहुल ब्रजवासी है। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की बैठक रविवार को काशीराम चौराहा स्थित सैनी समाज सभा भवन में संपन्न हुई। इस दौरान 29वें सैनी सामूहिक विवाह समारोह एवं युवक युवती परिचय एवं पंजीकरण कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। आगामी 19 फरवरी को यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समिति महामंत्री पदमचंद सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ये पहली बैठक इस सत्र 2025-26 की ये पहली बैठक है, जिसमें हम लोग कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी ये विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आगामी जो 19 फरवरी है, जो हम हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, उसकी तिथि फरवरी 19, 2026 निश्चित है। उस बारे में हम यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई किस तरह से इस डेट को आगे बढ़ानी है या वही रखनी है या पहले करना है। एक तो ये चीज, दूसरी बात किस तरह से आयोजन करना है, क्या क्या रूपरेखा बनेगी, किस तरह से प्रचार प्रसार होगा, किस तरह से हम जोड़ों को यहाँ प्रेरित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कैसे हो समिति का, इसके लिए विचार विमर्श किया। तो फाइनल हाँ, डेट लगभग आज हमने अभी फाइनल कर लिया। 19 फरवरी 2026 गुरुवार पड़ेगा। फुलेरा दोज को ये सावा जो है वो उसमें सामूहिक विवाह का आयोजन समिति की ओर से किया गया। अलवर की स्टेशन रोड सार्वजनिक गौशाला में रविवार को विशाल अन्नकूट आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम लगभग 6 साल से लगातार किया जा रहा है। सुबह भगवान को भोग लगाकर और गौ माता को प्रसाद खिलाकर शुभारंभ हुआ। इसके बाद 10:30 बजे से अन्नकूट आरंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड की हमारी ये एक ऐसी संस्था है जो कि गायों की सेवा में लगे रहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारे कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की एक संस्था जो काफ़ी करीब 60 साल पुरानी गौशाला है। इसके हमारे 26-27 साल से श्री अजय अग्रवाल जी जो हमारे मंडी के पूर्व अध्यक्ष थे, वो यहाँ पर इनका गौशाला का अध्यक्ष चुनते आ रहे हैं और इनकी टीम हमेशा एक अच्छा कार्य करती आ रही है। इस टीम ने एक करीब 5-6 साल से एक अन्नकूट का भी आयोजन करना शुरू किया है, जो उसके हिसाब से आज मैं समझता हूँ कि ये 5वां या 6ठा अन्नकूट महोत्सव चल रहा है। इसमें भगवान के सुबह भोग लगाकर गौ माता को प्रसाद के बाद इन आम जनता को ये प्रसादी शुरू की गई है। उधर स्टेशन रोड गौशाला में हुए कार्यक्रम का संचालन प्रमुख गौ सेवक अजय अग्रवाल, गौशाला सचिव राकेश जैन एवं संयोजक रवि अग्रवाल द्वारा किया गया। जिला ब्राह्मण सभा की ओर से रविवार को परशुराम सर्किल के समीप स्थित ब्राह्मण छात्रावास में अन्नकूट महोत्सव और दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि हर वर्ष की तरह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिले की सभी तहसीलें और कस्बे सहित पूरे शहर के समाज के लोग भाग ले रहे हैं। हर वर्ष की भांति अलवर जिला ब्राह्मण सभा द्वारा आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है और दीपावली मिलन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सभी कस्बे के शहर के जितने ब्राह्मण बंधु हैं वो सारे एकत्रित होंगे, मिलेंगे जुलेंगे, मेलजोल बढ़ेगा और साथ सहभोज करेंगे। और दीपावली के बाद में ये सामाजिक समरसता का और समाज को जोड़ने का एक ये प्रयास है जो प्रतिवर्ष किया जाता है। इसी क्रम में आज भगवान परशुराम जी का अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। जो भोग लगाया हाँ,
मंदिर में इसका भोग लगा दिया और 10:15 बजे ये रसोई चालू कर दिए। सभी प्रसाद पा रहे हैं और लगभग 8 या 10 हज़ार लोग प्रतिवर्ष इसमें प्रसाद पाते हैं। भगवान का प्रसाद है, उत्साह का माहौल है, ब्रह्मभोज हो रहा है। आपका नाम? विशंबर दयाल वशिष्ठ, अध्यक्ष अलवर जिला ब्राह्मण सभा। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की अलवर इकाई द्वारा 3 दिवसीय कला महोत्सव की शुरुआत रविवार को ओसवाल स्कूल में की गई। इस दौरान कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 3 वर्गों में स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता की गई। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि 10 नवंबर को एकल एवं सामूहिक लोक नृत्य प्रतियोगिता होगी। वहीं 11 नवंबर को IMA हॉल में नाट्य प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा अलवर की इकाई द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इप्टा कला महोत्सव का आयोजन 9 नवंबर से 11 नवंबर तक किया जा रहा है। 9 नवंबर को अभी ये जो स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता है वह की जाएगी। इसमें 3 वर्ग हैं, 3 से 5 तक का A वर्ग और 6 से 8वीं कक्षा तक का B वर्ग तथा 9वीं से 12वीं तक का C वर्ग है। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ साथ सांत्वना पुरस्कार भी अध्यक्षीय विवेक पर दिए जाएंगे। कल 10 तारीख को यानी 10 नवंबर को सामूहिक लोक नृत्य जिसमें 2 ग्रुप हैं, कक्षा 6 से 8 तक का जूनियर ग्रुप और 9 से 12 तक का सीनियर ग्रुप है। इसमें लोकगीतों के आधार पर सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता होगी और इसमें भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी प्रकार तारीख 11 को पुरस्कार वितरण के साथ साथ मोनो एक्टिंग की प्रतियोगिता भी होगी तथा जो फर्स्ट और द्वितीय नृत्य प्रतियोगिता में के विजेता होंगे उनका भी दोबारा से प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। अलवर के जेल चौराहा स्थित महावर ऑडिटोरियम में महावर वैश्य सेवा संघ संस्था की आम सभा संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता के अनुसार इस दौरान सभी कार्यकारिणी सदस्यों और अन्य लोगों ने विभिन्न संस्थाओं से आए लोगों का स्वागत किया। वर्तमान कार्यकारिणी के चुनाव निर्विरोध संपन्न होने पर उन्होंने आभार भी जताया। साथ ही जानकारी दी कि लगभग 83 वर्ष पूर्व सेवा संघ की स्थापना की गई थी। संगठन द्वारा समाज सेवा से जुड़े अनेक कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। मैं आप सभी का कार्यकारिणी समिति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही ईश्वर से कामना करता हूं कि आगे आने वाला नव वर्ष 2026 आपके लिए शुभ हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। वर्तमान कार्यकारिणी के चुनाव 22/1/2023 को आप सभी के बहुमूल्य प्रयासों से निर्विरोध संपन्न हुए। इसके लिए मैं अपनी कार्यकारिणी की ओर से और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, लगभग 83 वर्ष पूर्व विजयदशमी के दिन 18/10/1942 को परम आदरणीय सेठ श्री धमन लाल जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री शिव नारायण जी, श्री किशन नारायण जी, श्री मनोहर लाल जी, श्री किरोड़ी लाल जी एवं परम श्रद्धेय श्री बाबू रामलाल जी के द्वारा गायलपुर में सेवा संघ की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय से ही उनके द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को आर्थिक सहयोग, अध्ययन ऋण एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं समाज की विधवा एवं असहाय भाई बहनों को आर्थिक सहयोग दिए जाने के लिए संकल्प लिया गया तथा उसी के अनुरूप उद्देश्य तय किए गए। समय की आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास भवनों, विश्राम भवन का निर्माण एवं समाज उपयोगी अन्य कार्य किए जाने का संकल्प लिया गया था। उधर महावर वैश्य सेवा संघ के महावर ऑडिटोरियम में हुई आम सभा में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध उद्योगपति विजय डाटा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महावर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल डाटा, बद्री प्रसाद दोषी, राजेश गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता, NK गुप्ता और बाबूलाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश गुप्ता भट्टा वालों ने की। सेवा संघ के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ सदस्यों को माल्यार्पण और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। संघ के महामंत्री नरेंद्र कुमार गुप्ता ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही मंच संचालन प्रियंका गुप्ता ने किया। सरिता जन सेवा न्याय हित समिति की दिव्यांग महिला अध्यक्ष माया सैनी को सांसद मंजू शर्मा ने जयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया।
समिति अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन के अनुसार यह सम्मेलन सेंट सिल्वर कॉलेज कैंपस में किया गया। इसमें कई संस्थाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य दिव्यांग जनों को रोजगार एवं सरकार द्वारा इस वर्ग के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी देना था। यह सम्मेलन मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान द्वारा संचालित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। वहीं सभी संस्थाओं को स्मृति चिन्ह एवं सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में उपस्थित सुनीता, आशा, यशोदा, दिनेश यादव, कमलेश और पूजा आदि उपस्थित रहे। किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने किसानों पर आर्थिक मार का जिक्र करते हुए उन्हें सहायता दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंडी में बाजरा 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2750 रुपए निर्धारित किया हुआ है। ऐसे में सरकारी खरीद शुरू की जानी चाहिए। गंडूरा के अनुसार हरियाणा में भावांतर योजना के तहत किसानों को लाभ मिल रहा है, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं किया जा रहा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी नीति के आरोप भी लगाए हैं। इस बारे में प्रसन्न जी, मेरा विचार ये है कि किसान के साथ तो ये देश है हमेशा ही नुकसान में रहा और नुकसान में ही रहा है। किसान के बारे में ना सरकार सोचती है, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार। इन्होंने कभी किसान के हित में कोई बात ही नहीं करी। और किसान कितनी मेहनत से फसल तैयार करता है और जब बाज़ार में लेके आता है तो मंडी वाले उसका भाव 2000 रुपये कुंटल, जबकि समर्थन मूल्य है जो 2750 रुपये है। लेकिन उस पर कहीं खरीदारी नहीं हो रही, ना कोई क्रय विक्रय कर रही, ना कोई सोसाइटी कर रही। कोई भी संस्था किसान की फसल का वाजिब मूल्य नहीं दे रही। ये बहुत दुख की बात है इस देश में, जबकि इस देश की जनसंख्या और आबादी 70% किसान की है और किसान ही इस देश में का पेट भरता है और उसके साथ ऐसा न्याय हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। तो जिस तरह से हरियाणा में भावांतर योजना शुरू की है, जिसमें किसान को समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच का जो अंतर है, जिसमें किसान को 500-700 रुपये कम में बेचना पड़ता है, उसका पैसा मिलता है, लेकिन राजस्थान में वो शुरू नहीं किया। आपको लगता है कि भावांतर योजना तो कम से कम शुरू कर देनी चाहिए? ये योजना शुरू हो जाए तो जैसे हमारे पास में ही, राजस्थान के पास में हरियाणा लगता है। हरियाणा में किसान फिर भी 2750 रुपये में अपना फसल को दे रहा है, जबकि राजस्थान में कहीं भी, पूरे राजस्थान में, मैं अलवर ज़िले की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान में कहीं भी समर्थन मूल्य से बाजरे की फसल को नहीं खरीदा जा रहा है। ये किसान को नुकसान हो रहा है और ये नुकसान आगे आगामी चुनाव में इसको सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देकर योजनाएं गिना रही है, लेकिन उसका MSP लागू नहीं कर रही है। नए MSP पे सरकार फसल खरीद रही है, ना समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। आपको लगता है कि सरकार दावे करती है लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं है? धरातल पे कुछ भी नहीं है। हकीकत में देखो, आप सारे अखबार पढ़ लो, चाहे राजस्थान पत्रिका पढ़ लो, चाहे दैनिक भास्कर हो, सिवा विज्ञापनों के कुछ नहीं आ रहा। विज्ञापन में तो दे देते हैं ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कोई खरीदारी किसान की फसल की नहीं हो रही है पूरे राजस्थान में, ना अलवर ज़िले में, ना अलवर शहर की मंडियों में। किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान बहुत भारी नुकसान में, और इसका वो हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगे आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है, अब किसान बेवकूफ़ नहीं बचा, किसान भी पढ़ा लिखा हो गया, उसके बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए। वो भी जान रखते हैं कि कहाँ हमारी फसल का मूल्य मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे पा रही सरकार। कुछ चला के किसान के साथ अन्याय ये बनिए हैं जो मंडियों में ये कमा के खा रहे हैं। किसान मेहनत करके फसल उपज करता है और उसको मंडियों के बनिए रहे। जाटव महासभा समिति का चौथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम 200 फीट रोड स्थित अलवर रिसोर्ट में रविवार को किया गया। इस अवसर पर समाज के नेता मूलचंद डीगवाल, अशोक आर्य, रामचरण वर्मा, दौलतराम जाटव और वीरमती आदि मौजूद रहे। इसके अलावा समाज से जुड़े कई प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। इस अवसर पर भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसके जरिए दहेज की बुराइयों को दर्शाया गया। उधर वक्ताओं ने आयोजन के लिए जिला अध्यक्ष मास्टर कुंदन लाल जाटव को बधाई दी। जिला अध्यक्ष के अनुसार अल्प आय वर्ग के लिए दहेज मुक्त शादी से काफी सहयोग मिलता है। साथ ही गृहस्थी का सभी आवश्यक सामान भी दिया जाता है। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति अलवर के तत्वावधान में चतुर्थ विवाह सम्मेलन 15 जोड़ों की जिसमें शादी आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में युवा पीढ़ी में थोड़ी जागृति महसूस की जा रही है और समाज में एक सबसे बड़ा जो संदेश जाएगा वो दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक प्रयास किए गए हैं।
जिसमें हम लगभग सफल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर लोगों ने, दूर दराज से ग्रामीण वासियों ने, दानदाता भामाशाहों ने, जनप्रतिनिधियों ने, कर्मचारी अधिकारियों ने, सबने इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। उन सबको मैं संस्था की ओर से, मेरी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं दूर दूर से, काफ़ी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्या कहना चाहिए? महिला और पुरुष ये एक समाज में एक बदलाव के संकेत हैं। जो बुराइयां समाज में फैली हुई हैं, उन बुराइयों को दूर करने के जो प्रयास समाज में किए जा रहे हैं, वो उसके सार्थक परिणाम हमें नज़र आने लगे हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब की बार इससे भी बेहतर और हम समाज सुधार के लिए प्रयास करेंगे। अभी मुख्य वक्ताओं के भाषण होंगे, समाज सुधार के बारे में विचार विमर्श होगा और 15 जोड़ों का विवाह वैवाहिक रस्म संपन्न कराकर उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। और नए जोड़ों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को आनंदमयी, सुखमयी बनाएं और आपका परिवार हमेशा फलता फूलता रहे और खुशियों से भरा रहे। आपका सब सफल कार्यक्रम आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहिए? इस सफलता के पीछे विशेष तौर से मीडिया का, न्यूज़ चैनलों का और समाज का विशेष तौर से इसमें सभी का सहयोग में मिला है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, मेरी ओर से और संस्था की ओर से। उधर इस अवसर पर सभी दूल्हों को घोड़ी पर बैठाकर निकासी निकाली गई। इस दौरान बाराती नाचते हुए दिखाई दिए। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अलवर के सूर्यनगर रोड खुदनपुर स्थित चमत्कारी शिव मंदिर में संगीतमय शिव महापुराण कथा जारी है। इस दौरान स्वामी कमलदास बापू ने रविवार को 8वें दिन 11 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। वहीं 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ सोमवार को समापन होगा। साथ ही सुबह 9:15 बजे हवन के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। उधर कथा के दौरान सुरेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री राजर्षि अभय समाज द्वारा इस वर्ष के रामलीला एवं नाटक महाराज भर्तृ का प्रदर्शन हाल ही किया गया था। इसी क्रम में अभय समाज के पदाधिकारी, कलाकारों एवं स्वयंसेवकों द्वारा भर्तृ धाम पर विधिवत हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के कुशल नेतृत्व, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन और महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में मंचन हुआ था। साथ ही कलाकारों ने कुशल अभिनय से धाक जमाई। इसी उपलक्ष्य में भंडारा आयोजित हुआ। अलवर शहर के रूपबास रेलवे फाटक के समीप एक महिला गरम दलिया गिरने से गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार महिला मीनाक्षी मीणा रविवार सुबह रसोई में दलिया बना रही थी। इसी दौरान अपने वस्त्रों में पैर उलझने से वह फिसलकर गिर पड़ी। वहीं गरम दलिया का बर्तन उसके ऊपर गिर गया। सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में महिला को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया है। उधर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। दलिया का भगोना उतार रही, ये जलरी में अटक के नीचे गिर गया तो उछट के लग गया। अच्छा, कोई नहीं था घर पे उस समय? ना, सभी घर के थे ना उसके। कहाँ के रहने वाले? रूपबास रेलवे फाटक के साथ। कब भर्ती कराया? शाम को 8 बजे से। पति का क्या नाम है? रवि। क्या काम करते हैं? ऐसे तैयारी कर रहा है अभी। तो जिस समय झुलसी तो कोई था वहाँ पे मौके पे? हाँ, उन्होंने बचाया? हाँ। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे, खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे
आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन। हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत।
इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नवंबर महीने की 20 तारीख से होने जा रहा है। ऐसे में सरकारी विद्यालय के संस्था प्रधान हर हाल में एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाकर परीक्षा से पहले 70% पाठ्यक्रम पूरा करने की जुगत में लगे हुए हैं। हालांकि यह कार्य बेहद मुश्किल है। गौरतलब है कि उच्च स्तर पर विभागीय शिविरा पंचांग में बार बार परिवर्तन करने के कारण नवंबर में ही अर्धवार्षिक परीक्षा सुनिश्चित कर दी गई। वहीं अब कक्षा 9 से 12 तक की राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत अर्धवार्षिक परीक्षा 22 नवंबर से होगी। यह एग्जाम 2 पारियों में लिया जाएगा। पंचायती राज शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष रहे मूलचंद गुर्जर का कहना है कि यह तुगलकी फरमान जारी किया गया है। बारिश के दिनों में विद्यालय अवकाश और फिर दीपावली की छुट्टियों के चलते अभी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शिक्षक संघ से जुड़े मूलचंद जाट और हरिओम पटेल ने इसे छात्र हित के साथ खिलवाड़ बताया। उधर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रहलाद नारायण मीणा और भगवान साय शर्मा सहित कुछ संस्था प्रधानों का कहना है कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जी 20 नवंबर 2025 से अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और ये 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी 9:30 से 12:45 तक है और द्वितीय पारी 1:15 से लेकर 4:30 बजे तक। जी इसमें अभी पहली बार ये हो रहा है कि नवंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है
तो क्या आपने जो सभी कक्षाओं का कोर्स पूरा हो चुका है क्या? सर प्रयास किया जा रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले ही 70% कोर्स हो जाए हाफ ईयरली का और एक्स्ट्रा टाइम अध्यापक छात्रों को दे रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा किया जा सके। शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों की तुगलकी फरमान को लेकर 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन कक्षा 1 से 12 तक का जो 70% पाठ्यक्रम परीक्षा का होता है वह पूरा ही नहीं हुआ। इससे बच्चों का भविष्य चौपट होने जा रहा है, जबकि इस बार दीपावली का अवकाश तथा जुलाई और अगस्त में तेज़ बारिश के चलते स्कूलों का अवकाश होने के कारण स्कूलें भी कम लगे हैं। उसके बावजूद भी 1 महीने पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब देखना है कि बच्चे किस प्रकार से परीक्षा में सफल हो पाएंगे। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। बहादुरपुर स्थित श्री नारायण गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। श्री अयोध्यादास महाराज द्वारा यह भागवत करवाई जा रही है। वहीं इसका वाचन आचार्य शिव कुमार शर्मा द्वारा किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत के चौथे दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। साथ ही मुख्य आयोजक गोवर्धन लाल खेमानी द्वारा आरती करवाई गई। वहीं पूर्व सरपंच राम सिंह शर्मा, बाबा अमरनाथ, करणी माता मेला कमेटी के संयोजक राजेश जोशी, करणी माता व्यवस्था समिति के अध्यक्ष राम बाबू शर्मा और समाज सेवी नरेश चौधरी आदि मौजूद रहे। इस दौरान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए श्रोताओं को प्रेरित किया गया। वहीं मंगलवार को श्रीमद् भागवत के समापन पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कब तक चलेगी महाराज? मंगल को समाप्त होगी। अच्छा, 2 तारीख पर मंगल। कथावाचक का नाम क्या है? शिव प्रसाद शर्मा। मंजीरा बजाज करण शर्मा, अमित शर्मा। श्री नारायण गौशाला बहादुरपुर पर चल रही। बहरोड क्षेत्र में भाजपा नेता डॉक्टर मोहित जसवंत यादव ने 2 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उद्घाटन किया। पहला कार्यक्रम नंगला रुंध में आयोजित हुआ, जहां उन्होंने शमशान घाट की 4 दीवारी का उद्घाटन किया। इस निर्माण से स्थानीय लोगों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित अंतिम संस्कार स्थल की सुविधा प्राप्त होगी। इसके बाद डॉक्टर मोहित यादव ने शेरपुर में नवनिर्मित जिम का उद्घाटन किया। यह जिम गांव के युवाओं को फिटनेस और खेलों की दिशा में प्रेरित करेगा। उन्होंने बताया कि बहरोड में अलवर सांसद खेल उत्सव के क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बहरोड टीम का भी चयन किया जाने वाला है। गौरतलब है कि डॉक्टर मोहित अलवर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी के मेंबर भी हैं। इन कार्यक्रमों में प्रधान सरोज यादव, बस्तीराम यादव, प्रशांत यादव, राजेश फौजी, अनिल बोहरा, हवा सिंह आदि मौजूद रहे। जमालपुर में शिव परिवार प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 9 से 16 नवंबर तक यह आयोजन होगा। इस दौरान कथा का वाचन आचार्य गिरधारी लाल शर्मा द्वारा किया जाएगा। साथ ही श्रृंगार झांकी की व्यवस्था पंडित नवीन कुमार शर्मा करेंगे। उन्होंने बताया कि शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा सुबह 9:15 बजे आरंभ हुई। वहीं भगवान भोले के परिवार की मूर्तियां भी शोभा यात्रा में शामिल थी। माचाड़ी कस्बे में पंचवीर बाबा के स्थान पर भजन कीर्तन के साथ अन्नकूट का आयोजन किया गया। साथ ही गौ माता को गौ राष्ट्र माता घोषित करवाए जाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन भी हुए। भक्तों ने पंचवीर बाबा को दंडौती भी दी। वहीं अपने और परिवार सहित देश एवं गौ माता की कुशलता के लिए मन्नतें मांगी। मालाखेड़ा क्षेत्र के हल्दीना गांव स्थित रामदेव बाबा मंदिर में रविवार को 84 जाट समाज के 47 गांव के लोगों की आम सभा हुई। इस दौरान 4 दिन पूर्व हुए चुनाव को लेकर समाज ने आलोचना करते हुए इसे गलत ठहराया। वहीं मूलचंद मास्टर को 84 जाट समाज का अध्यक्ष, जसराम चौधरी 11 को उपाध्यक्ष और रामनिवास को सचिव मनोनीत किया है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बैठक में अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। साथ ही इसका संचालन मनीष ने किया। आज 84 जाट महासभा की मीटिंग का ग्राम हल्दीना में बाबा रामदेव के प्रांगण में आयोजन किया गया, जिसमें समस्त 84 के जाट सरदार इकट्ठी हुई और सबने सर्वसम्मति से मूलचंद जाट मालाखेड़ा को अध्यक्ष बनाया गया, जसराम जी 11 को उपाध्यक्ष बनाया गया और श्री रामनिवास जी एडवोकेट साहब को सचिव बनाया गया। इसके लिए सभी 84 जाट समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमें समाज द्वारा जो आज हमें जिम्मेदारी दी है, तो हमारे बड़े भाई मूलचंद मास्टर जी के साथ मिलके
और हमारे बुजुर्ग जसराम जी चौधरी के साथ मिलके हम आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ निश्चयता के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे और समाज की दुरुस्ती का काम करेंगे। हमको कहना जो भी समस्या है, हम तो समाज के साथ हैं और समस्या जो भी पैदा होगी उसका समाधान भी है, करेंगे सभी 84 के उससे, और समाधान पहले समस्या पैदा हुए तो समाधान उसका। मैं सोलाल डोमेड़ा जाट छात्रावास अध्यक्ष अलवर, जो समाज ने आज सर्वसम्मति से मूलचंद जो मास्टर जी मालेखेड़ा उनको 84 जाट महासभा अलवर का अध्यक्ष बनाया है, और जसराम जी जो अज्ञारा हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। रामनिवास एडवोकेट साहब उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मैं इनके लिए, जो समाज ने इनको जो चुना है, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मैं इनसे आग्रह और निवेदन करूंगा, तीनों जो सम्मानीय पद हैं तो समाज के लिए अच्छे कार्य करें, इसमें ही समाज की उन्नति होगी। भर्तरी धाम में कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है। साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा का आभार प्रकट किया गया। गौरतलब है कि वन विभाग की 5 हेक्टेयर भूमि पर कॉरिडोर बनाने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। समाज सेवी पेमाराम सैनी ने बताया कि काफी समय से यह मांग की जा रही थी। साथ ही 3 करोड़ 12 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। बाबा भर्तरी के क्षेत्र में बड़ा खुशी का दिन है कि बाबा भर्तरी के विकास को लेकर के काफ़ी लंबे समय से जो हमारी मांग चल रही थी, हमारा प्रयास था, पिछली सरकार में भी हमने प्रयास किया और 5 करोड़ रुपए का बजट लेके आए, लेकिन प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने के कारण वो नहीं लग पाया। हम अलवर जिले के जो माननीय मंत्री श्री संजय शर्मा जी को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ की जन भावना को ध्यान में रखते हुए, बाबा भर्तरी के विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका आगे बढ़ाया और जो कमेटी के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करके और भारत सरकार को भेजा, उसके लिए हम बार बार माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। कितने बीघा में होता है ये बनेगा, क्या बात? देखो, ये 5 हेक्टेयर भूमि जो वन विभाग की भूमि थी, उस भूमि को भर्तरी जी के नाम से सरकार ने उसको मंदिर के नाम किया है। उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अब विकास कार्यों में किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं आएगा और विकास कार्य आराम सुगमता से हो पाएंगे। अभी जैसे 3 करोड़ 12 लाख रुपए का जो इन्होंने प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन कर रखा है, उस प्रस्ताव को भी इन्होंने मंजूरी दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। मौसम बदलने के साथ ही सिलीसेट झील पर पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को अवकाश के चलते झील पर घूमने के शौकीन लोगों का दिन भर तांता लगा रहा। लोगों ने यहां नाव से भ्रमण का भी आनंद लिया। बेहतर मौसम में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार अच्छी बरसात के कारण झील भी पानी से लबालब बनी हुई है। उधर अनेक स्कूल भी बच्चों के ग्रुप यहाँ लेकर पहुँच रहे हैं। सर, इस बार क्या बरसात अच्छी हुई थी, इस वजह से झील भी लबालब हो गई है और पानी लगातार ओवरफ्लो भी चल रहा है। इसमें तो लोग दूर दूर से बोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और इस टाइम धूप अच्छी हो रही है, इसलिए धूप का लुत्फ उठा रहे हैं बोटिंग करने के साथ साथ। और लगातार टूरिस्ट दूर विदेश से आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूल के भी लगातार बोटिंग चल रही है और अच्छा चल रहा है। झील में थोड़ा ही क्षेत्र में बोटिंग होती थी, इस बार पूरा झील भरा हुआ है। सेकंड पूरा लंबा राउंड होता है, उस जगह दोनों साइड लोग देख सकते हैं बोटिंग का आनंद लेते हुए। स्कूली बच्चों के ट्रिप भी आ रहे हैं। हाँ, स्कूली बच्चों का ट्रिप लगातार चल रहा है। दिवाली से पहले भी आए थे, दिवाली बाद भी चल रहा है लगातार, अब सर्दी में चलते रहेगा जी। उमरैन एईएन की ओर से अकबरपुर जीएसएस पर नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद विद्युत समस्या का निराकरण हो सकेगा। गौरतलब है कि कई गांवों में कम वोल्टेज और बार बार बिजली गुल होने की समस्या बनी हुई थी। उधर एईएन कमलेश शर्मा ने बताया कि अकबरपुर जीएसएस पर 5 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया गया है। ऐसे में अलापुर, अहमदपुर, अकबरपुर, कस्बा, खेड़का, डूंगरी और कालीखोल में सप्लाई में सुधार होगा। अकबरपुर जीएसएस पर 5 MVA का नया पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया है, जिसके कारण अलापुर, अहमदपुर, अकबरपुर सिटी, खेड़का, डूंगरी और कालीखोल पर हम निर्बाध विद्युत सप्लाई दे पाएंगे और जो वोल्टेज की किसानों की समस्या आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। पावर ट्रांसफार्मर हमने चालू कर।
कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में वोटर लिस्ट SIR के संबंध में BLA 2 की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक सुखवंत सिंह द्वारा इस कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने, नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों के सुधार के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। बड़ौदा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर आयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मिश्री देवी आई हॉस्पिटल बहरोड एवं जिला अंधता निवारण समिति द्वारा यह कैंप लगाया गया। इस दौरान निःशुल्क नेत्र जांच के साथ ही दवाइयां भी दी गई। चयनित 110 मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन मिश्री देवी हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा किए जाएंगे। राजस्थान पुलिस के अधिकारी अंकेश चौधरी और दिनेश मीणा का खैरथल के 40 फुटा रोड पर सम्मान हुआ। दोनों अधिकारियों की पदोन्नति पर लोगों द्वारा माला और साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर श्रवण गुप्ता, वासुदेव दासवानी, जाजन मुलानी, अशोक चंचलानी, पदम टंडन, प्रमोद केवलानी, टिल्लू शर्मा और उमेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी के सेक्टर 1 में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। उन्होंने जलदाय विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यहां मनसा चौक के पास पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा। ऐसे में महिलाओं ने एकत्र होकर आक्रोश जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग को कई बार अवगत कराने के बाद भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं पानी के लिए आया हूँ, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। 1/427-28 नंबर 3 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। पूरी कॉलोनी परेशान हो रही है। तो सेक्टर में किसी अधिकारी को आपके कॉल किया है? कोई अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहा, नहीं कोई पानी छोड़ने के लिए तैयार है। कोई कितने दिन से? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में मां बाप को उतारा मौत के घाट। बड़ौदा में क्षेत्र में हुई दिल दहलाने वाली घटना। मूर्ति तोड़ने के आरोपी नाबालिग ने हमला कर पिता को किया गंभीर घायल। जयपुर रोड पर सामने आई घटना। एक दिन पूर्व कृष्ण जी की मूर्ति की थी खंडित। युवक की मौत के बाद जहरीली दवा पिलाकर हत्या के लगे आरोप। थानागाजी के मेजोड़ गांव में हुई घटना। और जिले में SIR के तहत 5 दिन में बांटे 5,33,000 फॉर्म। वहीं भाजपा भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य में करेंगे सहयोग। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।